जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 10 दिसंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हमारी सबसे पहली खबर रहेगी समान नागरिक संहिता से यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। इसे देखने के बाद हम देखेंगे कि निजी विधेयक कौन पेश कर सकता है, निजी विधेयक क्या होता है। यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि शून्य काल यानी जीरो हावर क्या होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित खबर को देखेंगे और भारत में देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम चक्रवात को देखने का प्रयास करेंगे। चक्रवात को देखने के बाद भारत के किन तटों से टकराने वाला आने वाला चक्रवात और उसका नामकरण किया गया है, तो नामकरण के पीछे क्या वजह है उसको देखेंगे हम। फिर देखने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति पेज पर समान संहिता का विधेयक, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसका क्या महत्व है और आने वाले समय में ये भारत में किस तरह से अपना महत्व साबित कर सकते हैं। उसके अलावा अगले जो रहेगा कोलिजियम की अपारदर्शी व्यवस्था का हो समाधान, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से एनजीएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और कोलिजियम के बीच में गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है, तो इसमें क्या समाधान हो सकता है न्यायिक सेवा में सुधार के लिए, तो इसे आप स्वयं देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम अगली खबर यानी 11 पेज नंबर पर अमेरिका है और भारत के बीच में जो सहयोग है उसको लेकर हम यहाँ पर अमेरिका का जो मैप है उसके मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राजगोपालाचारी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर देखने का प्रयास करेंगे हम उल्का पिंडों से संबंधित खबर और यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे जो जीरो हावर्स यानी जो निजी विधेयक है उसको क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम भारत में जो न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट है जो ऑपरेट हो रहे हैं उनको देखेंगे। फिर हम समान नागरिक संहिता को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे उल्कापिंड को, उल्कापिंड किस तरह से पृथ्वी की तरफ आते हुए ये जलने क्यों लग जाते हैं उसको देखेंगे। फिर सोलर सिस्टम में इनकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे। फिर अमेरिका का जो फिजिकल मैप रहेगा उसको देखेंगे, उसके मैप का एनालिसिस करेंगे कहाँ पर कौन सी लोकेशन अवस्थित है। उसके बाद हम साइक्लोन को देखेंगे, साइक्लोन को कुछ इमेजेस के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से भारत के तटों को प्रभावित करते हैं। कि लोकेशन देखने के बाद हम देखेंगे जीरो हावर को कि जीरो हावर क्या होता है, किस टाइमिंग पे जीरो हावर शुरू की जाती हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर फिर अंत में हम इन सारी चीज़ों को गूगल मैप में लोकेट करने का प्रयास करेंगे या जिन कंट्रीज़ का हम जिक्र करेंगे या जिन लोकेशन का हम जिक्र करेंगे उनको। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गरमाई संसद। तो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद गरमा गई। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच भाजपा सदस्य लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता पर राज्यसभा में निजी विधेयक पेश किया था और इसी को लेकर जो विपक्षी से सांसद थे उन्होंने संसद में हंगामा कर दिया और जो पेश किया गया था ये शून्य काल में पेश किया गया था। तब देखते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है वो क्या है। तो समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग से इतर समान कानून या पर्सनल लॉ बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय विभिन्न समुदाय के पर्सनल लॉ उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं। तो इन सभी पर्सनल लॉ यानी जो इनके सबके अलग अलग धर्म, जाति, लिंग से हटकर एक ऐसा कानून बनाना जो पूरे देश में वैलिड हो या समान रूप से लागू हो सभी नागरिकों पर, चाहे तलाक से संबंधित हो, चाहे गोद लेने से संबंधित परंपरा हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, चाहे तलाक का। सारे कानून है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सभी में अलग अलग जो पर्सनल लॉ है उन सबको मर्ज करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरे देश में लागू हो। अब इससे संबंधित जो निजी विधेयक है तो निजी विधेयक से संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम। तो संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है, यानी जो मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। बाकी जो बचे हुए रहते हैं एमपी उनको बोलते हैं हम निजी विधेयक, जो वो पेश करते विधेयक उसको बोलते हैं निजी विधेयक। इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस की आवश्यकता होती है। निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है। तो जैसा कि आज हमें पता है कि आज शनिवार है तो कल शुक्रवार था, तो कल ही पेश किया गया था जो निजी विधेयक था। अब इसका महत्व क्या है। तो निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य
सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है जो कि सांसदों मंत्रियों के अतिरिक्त के मुताबिक एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसे विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस प्रकार ये सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है। अब हम सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में क्या अंतर होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सरकारी विधेयक को देखते हैं, फिर निजी विधेयक को देखेंगे। तो सरकारी विधेयक क्या होता है? तो इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। निजी विधेयक तो यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक की बात की जाए तो सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। निजी विधेयक की बात की जाए तो ये विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। फिर सरकारी विधेयक की बात की जाए तो संसद में से पारित होने की संभावना अधिक होती है। निजी विधेयक की बात की जाए तो इसके संसद में पारित होने की संभावना कम होती है। फिर सरकारी विधेयक की बात की जाए तो संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन निजी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना चाहिए। उसके अलावा निजी विधेयक की बात की जाए तो इसे पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। और जो सरकारी विधेयक है इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से इसे तैयार किया जाता है। बाकी निजी विधेयक को संबंधित सदस्य जो इसे पेश करना चाहता है वो उसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो सरकारी विधेयक निजी विधेयक क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो खबर की बात की गई थी वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एंगल से बात की गई थी, लेकिन हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखना था। तो अब हम बढ़ते अगली खबर पर। यहीं पर हम शून्यकाल को भी देख लेते हैं। तो 0 ओवर या 0 घंटा ये शून्यकाल वह समय होता है जब सांसद तत्कालीन सार्वजनिक जो महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, यानी जो पब्लिक अर्जेंट हो या इमरजेंसी से संबंधित जो इशू होते हैं पब्लिक से संबंधित उसको उठा सकते हैं। किस समय? 0 आवर यानी 0 आवर के समय के दौरान मामलों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है। नोटिस में उस विषय का उल्लेख होना चाहिए जिसे वे संसद में उठाना चाहते हैं। केवल उसके बाद ही अध्यक्ष यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को महत्व का मामला उठाने की अनुमति दे सकते हैं या उसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये 0 आवर की बात हो गई। अब इसे 0 आवर यानी जो 0 काल या 0 आवर या शून्यकाल क्यों कहा जाता है? तो शून्यकाल का शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय का क्षण, और बात अगर संसदीय भाषा में यह प्रश्न काल के अंत और नियमित कार्य की शुरुआत के बीच का समय अंतराल होता है। इसका नामकरण करने के पीछे दूसरा तर्क यह है कि यह दोपहर 12 बजे शुरू होता है, जिसे हम घड़ी में देखते समय 00 लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि संसदीय भाषा में प्रश्नकाल के अंत और नियमित कार्य की शुरुआत के बीच का समय अंतराल होता है। तो इससे आप इसे इमेज में आकर देखने का प्रयास कीजिए। तो 11 से 12 के बीच में क्या हो गया? तो ये एक तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल अटेंशन हो गया है, स्पेशल मेंशन हो गया है, उसके अलावा कॉलिंग अटेंशन हो गया है। अब इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। तो जो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है इसमें क्वेश्चन हावर होता है, और 12 से 1 के बीच का जो समय होता है उसमें 0 हावर्स होता है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में जो लंच का समय होता है, फिर 3 से यानी 2 से लेकर 6 बजे तक जो लेजिस्लेटिव यानी जो हमारी संसद है उसका जो कार्यकाल है वो शुरू होता है, यानी जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो शुरू होते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसमें कुछ गड़बड़ी की गई है। यहाँ पर जो 11 से 12 के बीच में जो क्वेश्चन हावर होता है उसमें स्पेशल मेंशन होते हैं, कॉलिंग अटेंशन होती है। फिर 12 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वो होता है 0 आवर, इसमें 20 स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं यानी जिसपे तारांकित होते हैं। उसके अलावा कुछ अतारांकित प्रश्न इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। और 12 से 1 के बीच में ही जो टेबल पर जो पेपर से वो रखे जाते हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर 1 से 2 के बीच में समय हो जाता है लंच का। उसके बाद 2 से 6 के बीच में यानी 3 से 6 के बीच में देखा जाए तो ऑन फ्राइडे यानी जो कल शुक्रवार था, तो उस समय क्या हुआ कि जो लास्ट के जो 2.5 घंटे होते हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं। किसके लिए? प्राइवेट मेंबर्स के लिए, जो अपने जो निजी विधेयक है वो पेश कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए 2 से 6 के बीच में तो ये लेजिस्लेटिव बिजनेस और हाफ आवर डिस्कशन रखा जाता है, इसमें शॉर्ट डिस्कशन होते हैं, फिर डिस्कशन होता है, और लोकसभा टिल 6 PM, तो उसका समय बता दिया गया है। अब इसी इमेज को अन्य इमेज में देखने का प्रयास कीजिए। तो 11 से 12 के बीच में क्या हो गया? तो क्वेश्चन आवर हो गया, कीप द गवर्नमेंट इन चेक, रिप्रेजेंट पीपल। फिर 12 से 1 के बीच में क्या हो गया? तो 0 आवर हो गया यानी रिप्रेजेंट पीपल। फिर 1 से 2 के बीच में लंच टाइमिंग हो जाता है। फिर 2 से 6 के बीच में क्या हो गया? तो गवर्नमेंट बिजनेसेस या लेजिस्लेटिव बिजनेसेस यानी उससे संबंधित जो विधेयक है, डिस्कशन है, सारे काम इसी समय में की जाती है। बिल को पास करना, उस पर कुछ भी डिस्कशन कराना हो। फिर जो भी फ्राइडे को अगर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो अपना कुछ विधेयक लाना चाहते हैं तो उसे भी इसी समय पेश किया जाता है भैया, उससे पारित करा जाता है। ये मेक लो या पास बजट, तो ये इसी समय होता है सारा 2 से 6 के बीच में।
इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 0 आवर की बात की थी, तो ये क्वेश्चन आवर के अंत में और जो उसका नियमित कार्य शुरू होता है उसकी शुरुआत में ही, मतलब उसकी शुरुआत से पहले ही इसको पेश कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना था जो 0 आवर है वो क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। न्यूक्लियर प्लांट को साइबर अटैक से बचाने के लिए होगी निगरानी। तो देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा को साइबर अटैक से बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनेंगे। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा केंद्रीय मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम में अथॉरिटी, एक्सेस कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और हर सिस्टम की निगरानी शामिल होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम इंटरनेट से जुड़े नहीं है, यहाँ तक कि इसकी पहुंच प्रशासनिक नेटवर्क तक भी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को लिए प्रशासनिक नेटवर्क को भी मजबूत किया जाना है, जिसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें इंटरनेट और प्रशासनिक इंट्रानेट कनेक्टिविटी को सख्त करना, रिमूवल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना, वेबसाइट और आईपी को ब्लॉक करना और जैसी प्रक्रिया शामिल की जाएगी। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए साइबर अटैक के मामले में उन्होंने कहा कि इसकी जांच अभी चल रही है और देखना आने वाले समय में इसकी जांच में क्या नतीजे सामने आते हैं। तब यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की, तो देख लेते हैं कि भारत में और कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में कुडनकुलम के अलावा। तो ये हो गया ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो आप देखिए यूपी में सबसे पहले क्या हो जाता है? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाता है। उसके अलावा हम इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो पहला हो गया नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद राजस्थान में ही, तो राजस्थान में हो जाता राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर गुजरात में ही है, तो गुजरात में आपको देख पा रहे होंगे काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाता है। उसके अलावा देखिए तारापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में आ जाता है। उसके अलावा आप देखिए कर्नाटक में, तो यहाँ पर आप देखिए तो केगा जेनेटिक स्टेशन हो जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु में देखिए तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और उसके अलावा सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया? तो कुडनकुलम पावर प्लांट हो जाता है। इनको आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी जमा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कुडनकुलम, फिर मद्रास एटॉमिक, फिर केगा, उसके अलावा फिर तारापुरा, फिर काकरापारा, फिर राजस्थान में रावत बाटावाला, फिर यूपी में नरोरा हो जाता है। तो इस तरह से हमें इनको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जमाने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स में इससे प्रश्न बन सकते हैं डायरेक्ट। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। चक्रवात मेंडूस को लेकर 3 राज्यों में रेड अलर्ट। तो चक्रवात मेंडूस के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात राज्य के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर 3 राज्यों यानी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसकी जो गति है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अभी हवाएं चल रही हैं। चक्रवात के चलते चेन्नई से कई उड़ाने को रद्द करना पड़ा। तो इसके कुछ नुकसान बता दिए गए, आर्थिक नुकसान क्या हो सकते हैं। अब तूफान पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रहा है। तो इसकी गति बता दी कि पहले पश्चिम की तरफ जाएगा, फिर उत्तर पश्चिम की ओर गति करेगा ये। अब मेंडूस का अर्थ क्या होता है? तो मेंडूस एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है खजाने का बक्सा। चक्रवाती तूफान का नाम में इस जो मेंडूस है संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से चुना गया है, जो ये नाम बताया गया है यहाँ पर। अब इसी को आप इमेजेस में देखने का प्रयास कीजिए चक्रवात को। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इमेज में आप देखिए ये एक आई दिखाई दे रही होगी, चक्रवात की आंख जिसे बोलते हैं। अब आप इनकी वेव्स को देखिए, इनकी दिशा को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा बीच में देखिए यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, ये पास में हाई प्रेशर बनता है, यानी इसकी हवा है, उनको देखने का प्रयास कीजिए। और ये इनकी जो गति है उसको देखिए। उसके अलावा इनकी दिशा को देखिए। अब ये अरब सागर में आया हुआ चक्रवात का निशान दिखाया गया है कि ये किस तरह से चल रहा है। तो ये पहले पूर्व चलता है, फिर उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ मुड़ता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये किस घाट को या क्षेत्र को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। की दिशा को भी देखने का प्रयास कीजिए। तो ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और बीच में आप देख पा रहे होंगे तो एक आपको आई दिखाई दे रही होगी, और ये बीच में ही लो प्रेशर का जोन होता है और ये हाई प्रेशर का जोन होता है उसके अगल बगल। और इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। अब ये देखिए चक्रवात। उसके अलावा ये देखिए बे ऑफ बंगाल में जो भी आने वाला है मेंडूस। तो आप देखिए कि किस तरह से जो पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य है उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसकी दिशा को देखिए आप, तो किस तरह से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बीच में आपको एक छोटी सी आई दिखाई दे रही होगी। ये एक अन्य पिक्चर दिखाया गया, आप देखने का प्रयास कीजिए इसको। तो किस तरह से पश्चिम में चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह करता है। अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि पूर्वी तट पर आ रहा है तो कौन कौन से तट है इधर। तो आप देख पा रहे इधर कर्नाटक का मैदान हो जाता है, यानी जिसे यहीं पर आप देखिए तो कोरोमंडल तट हो गया है। उसके अलावा आप देखिए ये नॉर्थन सरकार हो गई। उसके अलावा ऊपर देखने का प्रयास कीजिए आप, ये उत्कल कोस्ट हो जाता है। इधर देखने का प्रयास कीजिए तो कोंकण तट हो गया। फिर उसके बाद मालाबार कोस्ट हो जाता है। तो इसके कुछ नामकरण कर रखे हैं।
तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए और भी चीज़ों को। यहाँ पर पुलिकेट लेक को देखिए, चिल्का झील को देखने का प्रयास कीजिए आप। उसके अलावा आप यहाँ पर वेमनाड लेक है उसको देखने का प्रयास कीजिए जो केरल में अवस्थित है। पुलिकट झील को देखिए, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अब आइए इस इमेज में, तो आप देखिए कि हमने तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की बात की थी और जो पुडुचेरी की बात की थी, तो वो यहीं पर अवस्थित है उसकी लोकेशन। तो इस तरह से जो बे बंगाल में आ रहा है, तो ये किस तरह से जो पश्चिम की तरफ चलेगा, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए इन राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा, तटों पर जो अवस्थित है उनको। तो इस तरह से हमें साइक्लोन है उसको भी देखना था। हमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था चक्रवात को कुछ इमेजेस से समझना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में 11 महीने में 33 बाघों की मौत, 6 का शिकार। तो कर्नाटक में 14 व उत्तराखंड में हुई 6 बाघों की मौत। तो मध्य प्रदेश में 4 सालों में 35 बाघों का शिकार हो चुका है। तो ये कुछ आंकड़े बताए गए यहाँ पर कि मृत बाघ शिकार कितना हो, सामान्य मौत कितनी हुई, दुर्घटना की वजह से कितने जो बाघ है उनकी मौत हुई। तो 2019 का आंकड़ा दिखाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। 11 माह 8 दिनों में यहाँ पर 33 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि बाघों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर के राज्य कर्नाटक में 14 और तीसरे नंबर पर रहे उत्तराखंड में इस वर्ष अब तक 6 बाघों की मौत हुई है। और इनमें जो मौतों का कारण है, तो कुछ शिकार है, कुछ आपसी लड़ाई है, कुछ कुएं में गिरना या सड़क दुर्घटना शामिल है। मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा के इंतजाम नाकामी साबित हो रहा है। तो यही तो हमें दिखा रहा है कि इनकी मौत के कारण हो रही है, मतलब मौतें हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी नाकामी साबित हो रही है। संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ी है, पर सुरक्षाकर्मी नहीं बढ़ाए गए, बल्कि जो स्वीकृत पदों से भी कम कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। इस कारण पार्क हो या उससे सटे क्षेत्र में प्रभावी गश्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर साल बाघ या तेंदुओं का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पर अब ड्रोन से होगी निगरानी। तो शिकार की घटनाओं को रोकने और संरक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व शामिल है। तो अब देखते हैं इन सारे जो टाइगर रिजर्व इनको मैप में। तो ये मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनको दिखाया गया है। तो कुन्नू नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया है, ये पन्ना नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, विंध्या रेंज हो जाती है। फिर उसके बाद अलावा देखिए इधर संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पोसिल नेशनल पार्क, उसके अलावा सतपुड़ा रेंज, उसके अलावा आप देखिए नीचे महादेव, उसके अलावा मेकाल जो नेशनल पार्क अवस्थित है। यहीं पर आप देखिए नर्मदा सन वैली है। तो किसके बीच में, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। कुन्नू नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था कुछ महीनों पहले। माधव नेशनल पार्क को देखिए, तो ये सतपुड़ा और विंध्या के उत्तर में अवस्थित है। पन्ना नेशनल पार्क को देखिए, तो विंध्या के किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व की दिशा में अवस्थित है। ये अरावली रेंज को देखिए, तो अरावली रेंज के पूर्व में अवस्थित है वन विहार, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। उसके अलावा एक अन्य इमेज में देखने का प्रयास कीजिए, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज हो गई है। और ये माधव नेशनल पार्क हो गया सबसे उत्तर में, और इससे उत्तर में आ जाता है कुन्नू नेशनल पार्क। फिर आप दक्षिण में देखिए तो इधर पंच नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा सतपुड़ा रेंज में चलिए तो सतपुड़ा नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा पोस्टिल नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा। यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पूर्व में अवस्थित है संजय नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है पन्ना नेशनल पार्क, और ये वन विहार नेशनल पार्क, तो माधव नेशनल पार्क और सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है उसके बीच में अवस्थित है। उसके अलावा ये विंध्या रेंज और अरावली रेंज के बीच में भी अवस्थित हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए विंध्या रेंज को और सतपुड़ा रेंज को भी आप देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे इनकी लोकेशन को, और समझने का प्रयास कीजिए। यहीं से और भी चीज़ें आप एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमीनो एसिड से हुई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो वायुमंडल के संपर्क में आए उल्कापिंडों के टकराने के बाद हुई रासायनिक प्रक्रिया। तब यहाँ पर ये खबरों बनी हुई, तो अब इसे देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड से संबंधित जो अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं जो मानव को नहीं पता है, तो उसी की खोज के लिए नए नए जो साइंटिफिक तर्क है या नई नई खोज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती रही है कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो उसी को लेकर एक जो नया शोध किया गया है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए आकाश गंगाओं के विस्तृत छवियों में हमें ब्रह्मांड को अधिक से अधिक समझने और देखने में मदद कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो एक मत नहीं है कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसे लेकर अभी अलग अलग अवधारणा सामने आती है। इसी में से एक है उल्कापिंडों से निर्मित अमीनो एसिड से जीवन की उत्पत्ति हुई है।
अब इस परिकल्पना के अनुसार क्या है, तो शोधकर्ताओं ने प्रयोगात्मक रूप से दिखाया है कि शुरू में पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था और उस समय उल्कापिंड वायुमंडल के संपर्क में आए और इस सतह पर उच्च गति से हुए संघर्ष के चलते कई तरह के रासायनिक तत्व निकले। किसके तत्व से, यानी उल्कापिंडों के जो तत्व जो मतलब सरफेस है उससे कई तरह के तत्व निकले। क्यों निकले, क्योंकि जैसे ही वो वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो उसमें एक तरह से घर्षण होगा और घर्षण होने की वजह से उसमें आग लगेगी। अब ये कुछ कालांतर के बाद यानी कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो इनके तत्व है वो मलबे के रूप में बदल गए। इन्हीं पारंपरिक अंतरिक्ष मलबे में कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स, और जिसकी हम बात करें कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स, उल्कापिंड भी एक वर्ग, उल्कापिंडों का एक वर्ग शामिल था। अब जो कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स है इसको हम भी देखेंगे कि ये क्या है। अब जो इन उल्कापिंडों में पानी और छोटे अणु होते थे जिसे हम अमीनो एसिड है जो बनाने में मदद करेंगे आगे चलकर, तो ये पृथ्वी पर जीवन के विकास में योगदान दे सकते थे। कौन, जो पानी है, पानी यानी छोटे, पानी के अलावा जो छोटे छोटे जो एटम्स है या अणु है, सरल अणुओं जैसे अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के बीच की प्रतिक्रिया अमीनो एसिड और अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स को संश्लेषित कर सकती है, लेकिन इसके लिए पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम 26 की बात की गई है यहाँ पर, तो ये जो प्रारंभिक कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स में मौजूद होने के लिए जाना जाता है। यह भी उच्च विकिरण का एक रूप है और जब इसका क्षय होता है यानी डिग्रेडेट होता है धीरे धीरे समय में, तो यह भी एक गामा विकिरण छोड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक गर्मी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी तो उपलब्ध हो गया और गर्मी उपलब्ध होने की वजह से जो अमीनो एसिड है और जो अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है यानी जो पदार्थ है वो धीरे धीरे संश्लेषित होने लगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स की। तो कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स या सी चॉन्ड्राइट्स भी कहते हैं इसको। तो चॉन्ड्रिटिक उल्कापिंडों का एक वर्ग होता है जिसमें कम से कम 8 ज्ञात समूह और कई अवर्गीकृत उल्कापिंड शामिल है। इसमें कुछ सबसे आदिम ज्ञात उल्कापिंड शामिल है। सी चॉन्ड्राइट्स में कार्बन का उच्च अनुपात 3% तक होता है, जो ग्रेफाइट, कार्बोनेट, उसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के रूप में हो सकता है। इसमें अमीनो एसिड भी शामिल है। इसके अलावा इसमें पानी और खनिज भी होते हैं। कुछ कार्बोनेशियस जो चॉन्ड्राइट्स जैसे कि एल्डेनो उल्कापिंड में कैल्शियम, एल्यूमिनियम के समावेश होते हैं। ऐसे में यौगिक हो जो आदिकालीन सौर निहारिकाओं से जल्दी निकले, संघनित हुए और सौरमंडल में बने सबसे पुराने खनिजों में से एक है। तो यहाँ पर मेन से तो कम संबंधित प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं कि जो कार्बोनेशियस चॉन्ड्राइट्स है वो किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि ये उल्कापिंडों से संबंधित है या पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन से उससे संबंधित जो प्रश्न है वो थोड़े कम ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उनके बीच में अलग अलग धारणा है कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जहाँ पर विवाद होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मतभेद होते हैं, तो वहाँ पर यूपीएससी है वो कम ही प्रश्न पूछता है। तो आप ये देखिए पृथ्वी पर किस तरह से उल्कापिंड आ रहा है। आप उल्कापिंड को आप देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें किस तरह से जो आँखें वो लगी हुई है। एक अन्य इमेज में देखिए तो ये पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे संपर्क में आता है तो इसमें एक तरह से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है तो इसमें आग लग जाती है। तो जब आग लगती है तो धीरे धीरे ये पृथ्वी की तरफ आता है और आते समय ये एक तरह से राख के फॉर्म में पहुंचता है पृथ्वी पर। अब जैसे हम बात करते हैं एस्टेरॉयड की या उल्कापिंड की, तो आप इस सोलर सिस्टम में देखने का प्रयास कीजिए। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और ये मार्स हो गया और ये सन हो गया, और इसी के बीच में आप देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट हो गई, ये मार्स और जुपिटर के बीच में। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बाद में ये कुपियर बेल्ट हो जाती है, ये कॉमेट्स हो जाते हैं। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कहाँ पर इसकी लोकेशन है, किस तरह से पृथ्वी की तरफ आता है, किस तरह से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह से जो यहाँ पर सोलर सिस्टम में अन्य ग्रहों की लोकेशन या स्थिति अवस्थित है। तो इस तरह से आप इसको देखना है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत अमेरिका का सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। तो हमें पता है कि जो अमेरिका है, भारत है, वो रोजाना चर्चों में बने रहते हैं किसी न किसी कारणवश से। तो अब हमें अमेरिका की मैप को देखते हैं हम, तो ये यूएसए हो जाता। तो यूएसए को उत्तर में क्या हो गया, तो कनाडा, और दक्षिण में क्या हो गया, तो मेक्सिको हो गया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि क्या कर्क रेखा है वो मेक्सिको मतलब यूएसए से होकर गुजरती है। तो हाँ गुजरती है। क्यों गुजरती है, क्योंकि इसका जो हवाई द्वीप है वहां से जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि क्या यूएसए से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो क्योंकि इमेज में तो हमें कर्क रेखा नहीं दिखाई जाती, बाकी इसके हवाई जो प्रांत है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है।
उसके अलावा इसके फिजिकल मैप को देखिए आप, तो इसके पूर्व में आप देख पा रहे होंगे इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाता है, इसके पश्चिम में पैसिफिक ओशन हो जाता है। अब पूर्व में आप देखिए तो आपको यहाँ दिखाई दे रही अप्लेशियन माउंटेन्स दिखाई दे रही होगी। इसके पश्चिम में आइए तो आपको दिखाई दे रहा है एक रॉकीज माउंटेन दिखाई दे रही होगी, उसके अलावा सियरा नेवादा रेंज दिखाई दे रही होगी, कोस्ट रेंज दिखाई दे रही होगी और कास्केडी रेंज दिखाई दे रही होगी। अब आप यहाँ पर बीच में आने का प्रयास कीजिए, रॉकी माउंटेन्स और अप्लेशियन माउंटेन उसके बीच में आइए तो आपको यहाँ पर एक ग्रेट प्लेस दिखाई दे रहा होगा। अभी यहीं पर बीच में आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स दिखाई दे रही होगी। मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जैसे आगे बढ़ती है तो दोनों मिलती है, फिर जैसे ही ये मिसिसिपी के नाम से आगे बढ़ती है तो इसमें ओयो नदी और टेनेंसी नदी आकर मिलती है, किस साइड से, तो अप्लेशियन माउंटेन्स की तरफ से आ रही है। उसके अलावा इधर से देखिए आप रॉकीज माउंटेन्स की तरफ से इसमें अरकांस रिवर आकर मिलती है, किसमें, मिसिसिपी में। फिर मिसिसिपी आगे बढ़ती है और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाती है। ये अटलांटिक गल्फ कोस्ट प्लेन हो जाते हैं यहीं पर, जहाँ पर ये जो मिसिसिपी नदी आकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर रही है। ग्रेट लेक्स को देखने का प्रयास कीजिए तो लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी और ओंट्री हो जाती है। यहीं से सेंट लॉरेंस की जो रिवर है जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वहाँ पर जाकर गिरती है। ये वाशिंगटन हो गया है, माउंट वाशिंगटन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित एक झील है, यानी यूएसए में। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ओजार्का का पठार दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एडवर्ड का पठार दिखाई दे रहा होगा। अब इधर आप आइए, रॉकीज माउंटेन्स आ गए तो यहाँ पर आप देखिए कोलोराडो का पठार हो गया, एक ग्रेट बेसिन हो गया। तो ग्रेट बेसिन को आप देख पा रहे होंगे तो ये सियरा नेवादा रेंज और जो यहाँ पर वास्ट रेंज दिखाई दे रही है रॉकी माउंटेन्स के बीच में अवस्थित है। ये माउंट इल्बर्ट जो रॉकी माउंटेन्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेट कैनियन देखिए, जो ग्रेट कैनियन कहाँ पर है, तो ये कोलोराडो नदी बना रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक दिखाई दे रही होगी, स्नैक रिवर दिखाई दे रही होगी, कोलंबिया जो नदी है वो दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो रिवर्स हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए तो माउंट विंड्स ने दिखाई दे रही होगी। अब इसी को एक अन्य इमेज में आइए आप, तो यहाँ पर देखिए रॉकी माउंटेन्स हो गया है, यहाँ पर कोलोराडो का पठार हो जाता है, ये ग्रेट सॉल्ट लेक हो गई है, ये कोलंबिया का पठार हो गया है, ये कास्केडे रेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे रियो ग्रांडे नदी जो मेक्सिको और यूएसए दोनों के बीच में एक तरह से प्राकृतिक सीमा बनाते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाती है। ये कोलोराडो रिवर हो गई, ये ग्रांड कैनियन दिखाई दे रहा होगा आपको यहीं पर, ये माउंट इल्बर्ट हो गई जो रॉकी माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी हो गई है। उसके अलावा ग्रेट बेसिन हो गया है। उसके अलावा सियरा नवादा यहाँ पर देख पा रहे सेंट्रल वैली हो जाती है। इधर आप देखिए सैन फ्रांसिस्को दिखाई दे रहा होगा, लॉस एंजलिस, सैन डियागो दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए इधर कास्केडे रेंज, ये सिएटल, वाशिंगटन की राजधानी सिएटल हो गई है। अब इधर ग्रेट लेक्स को आप देखने का प्रयास कीजिए तो ये लेक सुपीरियर हो गई, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक एंट्री हो गई है। इधर आप देखने का प्रयास कीजिए अप्लेशियन माउंटेन्स को, तो आप यहाँ पर देख पा रहे ये मिसिसिपी रिवर दिखाई दे रही होगी आपको। अब यहाँ पर मिसिसिपी और ये मिसौरी रिवर्स हो गई है। अब मिसौरी रिवर को देखिए तो ये एक तरह से रॉकी माउंटेन से आती है, धीरे धीरे जैसे आती है तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मिसौरी नदी आती है। और ये सेंट लुइस है जहाँ पर जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी दोनों मिल जाती हैं। फिर आगे बढ़ती है ये मिसिसिपी के नाम से, इसमें ओयो नदी मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है तब इसमें आकर अरकांस रिवर मिलती है और इधर से टेनेंसी रिवर मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो इसमें रेड रिवर मिलती है, फिर रेड रिवर के बाद ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाती है। उसके बीच में आप देखने का प्रयास कीजिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंट्रल लोअर लोलैंड हो जाती है, यानी एक तरह से प्रेरिस जिसे हम बोलते हैं। तो वो यहीं पर जो अमेरिका की ज़्यादातर जो अनाज है, पशुपालन है, जो फसल है वो यहीं पर की जाती है। तो इस तरह से हमें अमेरिका का मैप को भी देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी। तो देश के स्वतंत्र होने और लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो जन्म है वह आज की तमिलनाडु के जो कृष्णागिरी जिले में हुआ था। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में इन्होंने देश के गृह मंत्री के रूप में पद संभाला था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण 1959 में इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी और 1972 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इस तरह से हमें इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेनी थी। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम जिन लोकेशन की हमने बात की उनको गूगल मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया था। भारत से चलते हैं अमेरिका। तो अमेरिका से चलने के लिए हम समुद्री मार्गों को अपनाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं बे ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद अंडमान सागर से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए, साउथ चाइना से होते हुए, फिलीपीन सागर से होते हुए, उत्तरी प्रशांत महासागर से होते हुए। तो ये हवाई द्वीप हो जाता है। किसका हो जाता है ये?
तो ये अमेरिका का हो जाता है। ये होनोलुलु दिखाई दे रहा हो आपको, इसकी राजधानी हवाई द्वीप की। तो ये सब ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं। अब ये जैसे हम आगे बढ़े तो ये हमें अमेरिका पहुंच गए। तब आप अब अमेरिका को देखने का प्रयास कीजिए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सैन फ्रांसिस्को दिखाई दे रहा होगा, सेंट जोसे, उसके अलावा कैलिफोर्निया दिखाई दे रहा है, लॉस एंजलिस, सैन डियागो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए लॉस वेगास को। उसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सिटी है वो दिखाई दे रही होगी आपको, ये डेनेवर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। उसके अलावा डलास को देखने का प्रयास कीजिए आप, ऑस्टिन को, सैन एंटोनियो को देखिए, ये फ्लोरिडा प्रांत को देखिए। जिस तरह से हमारे वहाँ पर श्रीहरिकोटा है, जो जो रॉकेट के लॉन्चिंग के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पर सेंट लुइस को देखिए, तो सेंट लुइस की लोकेशन को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहीं पर जो दोनों रिवर्स है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी आकर मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेट लेक्स को देखने का प्रयास कीजिए आप, तो सुपीरियर लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी और ऑन्टारियो झील हो गई। इनको आप जैसे जूम करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कुछ कैनाल दिखाई देगी, जिन दो लेकों के बीच में अवस्थित है, इनको जोड़ने का कार्य कर रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये सेंट मेरीज नदी हो जाती है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन से इसके पूर्व की दिशा में। अब इसी को आप फिजिकल मैप में देखने का प्रयास कीजिए तो आप ज़्यादा जान पाएंगे कि किस तरह से यहाँ की जो भूगोल है वो अवस्थित है। तो आप देखिए, रॉकीज माउंटेन हो जाता है इधर, ग्रेट बेसिन हो जाता है, कोलोराडो का पठार हो जाता है इधर, रियो ग्रांडे रिवर्स हो गई। इसके अलावा आप देखिए इधर यहाँ पर आपको कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो आपको बीच में ये ग्रीनरी यानी मैदान वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, जो अमेरिका है यानी यूएसए, उसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है अनाज का, पशुपालन, वो यहीं पर किया जाता है। ये एप्लेशियन माउंटेन्स हो जाती है। ये ग्रेट लेक्स को देखिए आप कि जो सैटेलाइट व्यू से किस तरह से इनका जो व्यू है वो दिखाई देता है। अब यहीं पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको सेंट लुइस जो रिवर है वो दिखाई देगी। ये सेंट लुइस नदी हो गई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सेंट लॉरेंस की जो नदी है कहाँ पर जाके गिरती, तो ये यहाँ पर सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती हैं। इसके उत्तर में आप देख पा रहे तो कनाडा दिखाई दे रहा होगा, जिनके बीच में 49 जो डिग्री की जो अक्षांश है उसके बीच, जो दोनों के बीच में एक तरह से सीमा बना रही है। उसके अलावा ये झीलों के अलावा फिर ये जो सेंट लॉरेंस नदी वो दोनों सीमा बनाती है। ये नीचे मेक्सिको आ जाता है। तो इस तरह से हमें जो अमेरिका है उसके मैप को भी देखना था। तो जो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।